आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सर्कल से रिलेटेड जितने भी हैं उन न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ माइनस 4x, हाँ माइनस 8y, हाँ माइनस 45, -45। हाँ इक्वल टू 0। अब बेटा ये इक्वेशन दे रखी है आपको सर्कल की, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। हमें इसमें फाइंड क्या करना है? हमें इसमें सेंटर निकालना है और हमें रेडियस निकालना है। मतलब ये बताना है कि ये जिस सर्कल की इक्वेशन है उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा और उसका रेडियस क्या होगा। मतलब h कोमा के बताना है और आपको r बताना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि जो इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है? ये होती है। आपने क्या किया? इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया या कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो इसका एक तरीका और है। वो तरीका क्या है? आपने इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, ठीक है, इससे कंपेयर किया तो इक्वेशन को मैंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत बेटा? जब मैंने इसको कंपेयर किया तो ये पार्ट जो हो गया मेरा क्या हो गया? ये पार्ट इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से 2g बराबर क्या हो गया? -4, ठीक है। और यहाँ से 2f बराबर क्या हो गया बेटा? -8, ठीक है। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आ गई? -2 और f की वैल्यू -4। तो -g की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई और f की वैल्यू -4 हो गई। और मैंने आपको बताया था ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर क्या होता है? -g, -f। तो इसका मतलब इसका सेंटर क्या आ गया? सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, 4 आ गया। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसकी रेडियस निकालनी है आपको। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला मैंने आपको सीधे सीधे बताया था, √g² f² - c। कोई दिक्कत? तो g कितना है आपका? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 45 कितना हो गया? ये 20 √65 यूनिट्स। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? चलो, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2x² + 2y² - x = 0। ये किसी सर्कल की इक्वेशन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस एज वेल एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, ठीक है ना। अब हमने क्या किया? हमने सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को क्या किया? 1 बनाया। तो 2 और 2 है सेम, तो ये हो गया x/2, 2 से डिवाइड कर दिया। बता दो बेटा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जब भी सर्कल की इक्वेशन होगी उसमें x² का और y² का जो कोफिशिएंट होगा हमेशा सेम होगा। अगर मान लीजिए सर्कल की इक्वेशन है x², किसी ने मजाक में बोल दिया 2x² + 3y², ऐसे करके पूरी इक्वेशन लिख दी है ना। जैसे मान लीजिए ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 6x + 8y - 45 = 0। तो आपने जैसे ही ये देखा आप ये बोल दो कि सर्कल की इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसा बताएंगे हम क्यों होता है, क्योंकि इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है उसमें ये जितने भी फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है या हाइपरबोला, ये एक जनरल इक्वेशन से डिफाइंड होते हैं। उसमें डिफरेंट कंडीशंस जब हम लगाते हैं तो अलग अलग कर्व मिल जाते हैं हमें। समझ में आया? ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर की बातें हैं जो मैं आपको कभी फिर बता दूंगा। अभी बस इतना याद रखो कि जो ये A है और ये B है, यहाँ पे A B हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं बेटा। अब ये सवाल मेरा ये है कि x² + y², ठीक है बेटा। ठीक है, अब मैंने इसको कंपेयर किया x² + y²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो जब मैंने इसको कंपेयर किया तो यहाँ से 2g की वैल्यू -1/2 आ गई, तो यहाँ से -g की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई। f क्या हो गया, सीधे सीधे 0 हो गया, तो -f भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका जो -g, -f की वैल्यू जो है वो आ गई 1/4, 0। कोई दिक्कत बेटा, बता दो। ठीक है, अब ये बताओ c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो रेडियस निकालने के लिए g² करेंगे, f² माइनस c, ये भी 0 ये भी 0, तो सीधे r बराबर क्या हो गया g हो गया, और g की वैल्यू कितनी है 1/4, क्या है 1/4 यूनिट्स आ गया। क्लियर, बता दो। तो इसका मतलब ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का है, सेंटर कहाँ हुआ 1/4, 1/4, 0 कहीं यहाँ है। ठीक है, रेडियस भी इसकी कहाँ है, तो ये जो सर्कल होगा वो इस तरीके का होगा। नहीं आया, ठीक है। जब f का, सुनो, जब f का टर्म और c का टर्म 0 हो जाता है तो सर्कल जो होगा आपका वो इस तरीके का, मतलब उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर x का टर्म 0 हो गया और c 0 हो गया तो सर्कल जो लाई करेगा वो इस तरीके से लाई करेगा y एक्सिस पे। इतना समझ में आ गया। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी आपको, फॉर्मूले के अलावा चीज़ों को ग्राफिकली समझना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे दिखती हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी को वो MCQ बना देगा, बोल देगा कि भाई ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब उसने क्वेश्चन बना दिया, मान लीजिए उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना दिया, एग्जामिनर ने बोला कि जब मैंने f की वैल्यू को 0 पुट कर दिया और c की वैल्यू को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 0 कर दिया, तो जो सर्कल होगा वो किस तरीके से दिखाई देगा, मतलब उसका सेंटर कहाँ आ जाएगा, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, x एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो एक वर्ड प्रॉब्लम है सर्कल से रिलेटेड, और उस वर्ड प्रॉब्लम में उसने बोला है हमसे एक सर्कल है वो 2 पॉइंट से पास होके जा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए एक सर्कल है, दिस इज सर्कल, इट इज़ पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। मान लीजिए पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है, कोई दिक्कत। अब बेटा एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जब भी हम सवाल पढ़ेंगे तो केयरफुली सवाल पढ़ेंगे। बच्चे क्या समझते हैं कि ये पॉइंट P1 यहाँ है और दूसरा पॉइंट ठीक जस्ट इसके अपोजिट है, मतलब डायमीटर का दूसरा, वो गलत है। ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है। तो ये P1 P2 कहीं भी हो सकते हैं पॉइंट, इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिया है। ठीक है, अब उसने बोला इसका कोऑर्डिनेट जो है इसका कितना दे रखा है 4,1, और ये कितना दे रखा है 6,5। ठीक है, और इसका एक बेटा सेंटर है। अब उसने बोला इसका जो सेंटर है वो कोई लाइन है, मुझे नहीं पता वो लाइन कैसी भी हो सकती है वो लाइन, ये मान लीजिए लाइन है। ठीक है, इस लाइन पर आ रहा है ये। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x प्लस y इक्वल्स टू 16 दे रखी है। तो उसने हमसे बोला यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या, यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अंडर दिस गिवन कंडीशन, आपको इस गिवन कंडीशन पे क्या निकालना है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो इसके तरीके हैं बहुत। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, h, k हमने क्या मान लिया, इसका सेंटर मान लिया। ठीक, जब मैंने h, k इसका सेंटर मान लिया तो ये बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा, ये जो वाला डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, बहुत बढ़िया, रेडियस होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं जानता हूँ h-6 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, r स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा। अब इसको सॉल्व किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, h² प्लस 36 माइनस 12h प्लस k² प्लस 25 10k इक्वल्स टू h² प्लस 16 माइनस 8k प्लस k² प्लस 1 माइनस 2k।
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? 8H आएगा वो 16 का। 16 माइनस 8H आएगा, ये 8H हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया? 8H हो गया। कोई दिक्कत? अब ये और ये वाला टर्म हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा। अब H वाला टर्म देख लो बेटा, H वाले टर्म एक ये है और एक क्या है? ये। ठीक है, इसको इधर ले आया तो 12 प्लस 8 माइनस 12 माइनस का 4H। कोई दिक्कत? माइनस का 10K है और ये क्या है? ये है। तो इधर आके क्या हो गया? माइनस का 8K इक्वल्स टू, अब एक बार बताओ, यहाँ क्या है? 16, यहाँ क्या है? 117, ये 17 हो गया, ये क्या है? 36 और ये कितना है? कितना है ये? 25। उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 6 और 5 11 61। इसको सॉल्व किया तो कितना है? 61 में 17 गया, कितना गया बताओ? 44 माइनस का। ठीक है, माइनस का 44। अब माइनस लेके काट दिया तो ये बन गया 4H प्लस 8K इक्वल्स टू 44। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम बेटा? आ गया? पहली इक्वेशन ये आ गई आपके पास, और दूसरी ये पॉइंट जो है किस पर आ रहा है? लाइन पर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बन गया? 4H प्लस K इक्वल्स टू 16 सेटिस्फाई करेगा। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, जब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया ये टर्म, तो ये हो गया 7K, 16 माइनस किया कितना आया? 28। तो K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा निकल के? K निकल के आ गया 4। जब K निकल के आ गया, K कितना आ गया? 4 आ गया। उधर पहुंच गया, कितना हो गया? 12, 3। तो H कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया? सेंटर आ गया। जब आपके पास सेंटर आ गए, ठीक है ना, सेंटर आ गए, और तो अब अच्छा सेंटर आ गया, बोलो। और सेंटर मैंने क्या, अब इसमें रख दो, फिर इसको इस वाले में रख दो ना, ठीक है ना। अच्छा सेंटर आ गए, तो जब आपको सेंटर निकल आया तो रेडियस पता चल गया, रेडियस पता चल गया तो इक्वेशन पता चल गई। ठीक है, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर उससे कंपेयर करके निकाल दो उस वाली इक्वेशन से। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका इसका मैं बता देता हूँ। इतना नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपने मान ली इसकी इक्वेशन क्या है? ये है। ठीक है, ये मान ली इक्वेशन। अब ये जो पॉइंट है P1 पॉइंट एंड P2 पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। P1 पॉइंट को x की जगह क्या रख दिया? 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8G मतलब 8x है ना, 2F 2y सॉरी 2y नहीं 2G, x की जगह रख रहे हैं ना, तो 2G, ये क्या हो गया? 2F प्लस C बराबर 0। कोई दिक्कत बेटा? अब दूसरा पॉइंट रख दिया बेटा, पॉइंट रख दिया ना मैंने x और y की जगह, क्योंकि वो पॉइंट पास होके जा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ रख दिया x y की जगह। अब दूसरा वाला पॉइंट रख दिया 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12G प्लस 10F प्लस C बराबर 0। आ गया बेटा? बोलो। अब एक बार बताओ, यहाँ से C की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से C की वैल्यू हो गई, या माइनस C की वैल्यू देख लो। यहाँ से माइनस C की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई। और यहाँ से माइनस C की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई। दोनों को बराबर कर दो, है ना। तो जब दोनों को बराबर कर दिया तो इक्वेशन क्या आ गई? ये आ गई 8G है ना प्लस 2F, और ये कितना हो गया? 16 प्लस 17 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 36 प्लस 25 कितना हो गया? 61 प्लस 12G 10F। कोई दिक्कत? अब इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले गए, जब उसको उधर ले गए इसको इधर ले आओ, कितना हो गया? ये कितना हो गया? 44, और ये कितना हो गया? 4G प्लस 8F। समझ में आ गया? ठीक है, अब जब ये आ गया, अब एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब ये बताओ, इसका सेंटर क्या होता था? -G, इसको इसमें रख दो, रख दिया, तो क्या इक्वेशन हो गई?
हाँ माइनस का एफ हाँ इक्वल टू 16 इक्वल्स टू 16, सॉल्व कर दो, ऐड कर दो दोनों को, तो क्या हो गया 7f इक्वल्स टू -28, तो f बराबर कितना हो गया -4, तो f की वैल्यू क्या हो गई, -f की वैल्यू 4, यही तो आया, -f क्या था, k ही तो था, देख लो, एक तरीका ये भी है। तो बहुत तरीके हैं बेटा सॉल्व करने के, तो जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो लिख लो इसको। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, इसी की नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अगला सवाल बोल रहा है हमसे कि एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास होकर आ रहा है, ठीक है, और ओरिजिन से पास तो हो रहा है, उसके साथ साथ वो एक्स और वाई एक्सिस पर कुछ इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है, एक्स पर ए बना रहा है, वाई पर वो बी बना रहा है, ठीक है ना। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब आपको उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो कुछ अगर मैं उसको बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये सर्कल है, मतलब ये एक तो यहाँ से जा रहा है और कुछ इस तरीके से सर्कल है ये, ठीक है बेटा, ये आपका सर्कल हो गया, कोई दिक्कत। अब ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या है, a,0, मतलब ये जो इंटरसेप्ट बना रहा है ए बना रहा है, और ये क्या बना रहा है v बना रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,v, और ये क्या हो गया 0,0। तो आपको 3 पासिंग पॉइंट पता है, इनडायरेक्टली वो आपको 3 पासिंग पॉइंट दे रहा है, तो 3 पासिंग पॉइंट आपको दे रहा है, और आपको जनरल इक्वेशन में कितने अननोन होते हैं, 3 होते हैं, g और f और c। 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए होती हैं, और वो 3 कंडीशन क्या है, 3 पासिंग पॉइंट हैं, निकल आएगी इक्वेशन। लो निकालते हैं, ठीक है सर। पहला पॉइंट आपका ये मान लेते हैं P1, दूसरा पॉइंट साहब ये मान लेते हैं, तीसरा पॉइंट ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत सर। सर इक्वेशन जो होती है आपकी जनरल x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर सर क्या होती है 0 होती है, बिल्कुल ठीक है सर, यही होती है, ठीक है। अब एक बार बताइए बेटा, x और y है ना, अब ये पासिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, x और y क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ द लोकस ऑफ द सर्कल होते हैं, ठीक है। पहले मैंने इसको सेटिस्फाई कराया, जब मैंने इसको सेटिस्फाई कराया तो x0 मतलब x क्या हो गया x² + y² + 2gx + 2fy, ठीक है बेटा, प्लस c बराबर 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो c भी क्या आ गया 0। तो अब आपके पास इक्वेशन रिड्यूस हो गई सिर्फ किस में, x² में + y² में + 2gx में + 2fy में। अब जो भी इक्वेशन होगी वो आपकी इस तरीके की होगी, उसमें c वाला टर्म होगा नहीं। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई, ठीक है सर, जब कोई भी सर्कल अगर ओरिजिन से पास होके जाता है तो उसके अंदर कोई भी c वाला टर्म होता ही नहीं है, 0 होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर आपका सर्कल का ओरिजिन से टच होता हुआ जा रहा है, कोई भी पॉइंट, ठीक है, तो वहाँ c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। जैसे हमने उसमें पढ़ाया था x² + y² - x/2 बराबर 0, उसमें c कहाँ था, तभी तो x एक्सिस पे आ रहा था, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस इक्वेशन को मैं पॉइंट P1 रखता हूँ, देन P2 P3 रखता हूँ। इसी इक्वेशन में x² + y² + 2gx + 2fy = 0, इसमें मैंने कौन सा पॉइंट रखा बेटा, P1 वाला पॉइंट रख दिया, कौन सा रख दिया P1। तो x की जगह ये, y की जगह ये, तो ये बन गया a² + 0 का स्क्वायर + 2 × g × a + 0 = 0। तो यहाँ से हो गया 2ga + a² बराबर 0, पहली इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत बेटा। अब दूसरी इक्वेशन रखते हैं इसी में, जब इसमें रखा तो ये तो 0 का स्क्वायर + b² + 0 + 2f × b = 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई b² + 2fv = 0, इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अब पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली वाली इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो a को कॉमन ले लिया, तो ये बना 2g + a = 0, और नीचे वाले में अगर मैंने b कॉमन ले लिया तो क्या हो गया b + 2f = 0, कोई दिक्कत बेटा। अब इसमें या तो a 0 हो सकता है, या ये टर्म 0 हो सकता है, या v 0 हो सकता है, या ये टर्म 0 हो सकता है।
अब ए और बी तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि उसने लेंथ बोला, ए लेंथ है, बी लेंथ है, इसका इट इज नॉन जीरो नंबर। ठीक है, ये नॉन जीरो इंटीजर है ना, ठीक है ना, ये नॉन जीरो नंबर है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। जब ये टर्म जीरो हो गया तो यहाँ से a प्लस 2g क्या हो गया, जीरो, और b प्लस 2f क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से g की वैल्यू क्या हो गई, माइनस a बाई 2, ठीक है, और b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस b बाई, वो f की वैल्यू क्या हो गई, f की वैल्यू हो गई माइनस b बाई 2। तो यहाँ से बेटा मेरे पास g की वैल्यू निकल के आती है, माइनस g की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई 2, और माइनस f की वैल्यू b बाई 2। तो यहाँ से सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो a बाई 2 कोमा b बाई 2 हो गए। मतलब कुछ इस तरह से a बाई 2 कोमा b बाई 2, कोई दिक्कत? ठीक है, जब मुझे ये पता चल गया तो अब मुझे रेडियस निकालना, तो रेडियस के लिए सीधे मैं ये लगा सकता हूँ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगा दिया तो रेडियस क्या बन गया, रेडियस बन गया a स्क्वायर प्लस 4 a b स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट बाई 2 यूनिट्स, ये आ गया। कोई दिक्कत? देख लो बेटा, ये आप इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा दो, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू रेडियस अंडर रूट, ये टर्म जीरो हो गया, तब भी यही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कोई दिक्कत बेटा बता दो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मैंने सीधे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा है और आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको लिख लो। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब हम लोग करेंगे पैराबोला का एनालिसिस। कल जो रह गया था थोड़ा बहुत पैराबोला पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पैराबोला में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड पैराबोला, क्या पढ़ाया था, स्टैंडर्ड पैराबोला, यही तो पढ़ाया था बेटा मैंने, स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाया था। तो स्टैंडर्ड पैराबोला में सबसे पहला पैराबोला मैंने पढ़ाया था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ये मान लीजिए वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला मैंने जब ड्रॉ किया, कुछ तो इस तरीके से पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। कोई दिक्कत बेटा बता दो, सिंपल है। ठीक है, अब इस पैराबोला में सर आपने क्या क्या बनाया था, आपने इस पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन बनाई थी। ये लाइन थी जो परपेंडिकुलर थी, जिसको हमने नाम दिया था डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या थी, x बराबर माइनस ए थी, इसको नाम दिया था डायरेक्ट्रिक्स। कोई दिक्कत? अब सर एक फोकस बताया था आपने, फोकस बताया था सर जिसका कोऑर्डिनेट a,0 और ये लेंथ भी क्या थी, a थी ना, a यूनिट माइनस में मतलब a यूनिट थी। ठीक है, अब ये एक्सिस क्या है, x एक्सिस है, और ये एक्सिस क्या है सर, y एक्सिस, और इसको बोलते थे वर्टेक्स। ठीक है सर, अब बेटा इसमें क्या होता है, एक फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है वो फोकल कॉर्ड बोल सकते हैं, फोकल, हाँ फोकल कॉर्ड बोलेंगे। फोकल कॉर्ड क्या होता है, वो लाइन या वो लाइन सेगमेंट जो एक पैराबोला को दूसरे पैराबोला की साइड को टच करे और वो सेंटर से पास करे। मतलब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ये, अब एक पॉइंट ये है, अब मुझे इससे पास होते हुए ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, और कितनी फोकल कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूं मैं, इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूं। उसमें एक फोकल कॉर्ड होगी वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी बेटा, क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये वाली फोकल कॉर्ड। समझ में आ रहा है बेटा? इस फोकल कॉर्ड को नाम देते हैं लेटस रेक्टम। क्या नाम देते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक है बेटा, तो लेटस रेक्टम क्या है, वो लाइन सेगमेंट है जो फोकस से पास होती है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होती है, और पैराबोला को एक साइड से दूसरी साइड को टच करती है। कोई दिक्कत बेटा, मुझे ये बता दो बेटा। अब एक बार बताओ, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा बेटा, कुछ ना कुछ इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब ये x कितना है, a है ना, और इसको मान लो a,k मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसके भी क्या हो जाएंगे, a,-k हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब ये a,k कहाँ आ रहा है, इस पर आएगा। अरे कहाँ आ रहा है, पैराबोला पे तो सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है बेटा, k ही तो है ये भी क्या है, नीचे वाली k है, वो माइनस में k है।
पर लंबाई तो उसकी के होगी ना। तो अब मैंने इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई कराया, तो ये हो गया के स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स, कितना ए, एक्स कितना है यहाँ पे ए, तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर, तो के बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 2, मतलब के बराबर 2 आ गया, 2a आ गया। तो इसका मतलब बेटा ये लेंथ कितनी आ गई निकल के 2a, नीचे वाला हिस्सा भी कितना आ गया 2a, तो टोटल जो लेटस रेक्टम होगा LR उसकी लेंथ क्या होगी 2a प्लस 2a डेट इज 4a। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। एनी प्रॉब्लम बेटा, ये समझ में आ गया। तो लेटस रेक्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेटस रेक्टम वो फोकल कॉर्ड होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है ना, एंड इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द पैराबोला एंड टर्मिनेट एट द अदर पॉइंट ऑफ द पैराबोला एंड इट मस्ट पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत बेटा, बता दो, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर मैं एक सवाल कराता हूँ आपको। सवाल मेरा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है 0,0 है और पासिंग पॉइंट क्या है 5,2 है और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वाई एक्सिस मान लीजिए ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ वाई एक्सिस मतलब जैसा इधर है वैसा ही इधर होगा, ठीक है, जैसा वाई एक्सिस के इधर है वैसा ही वाई एक्सिस के उधर होगा। और जो उसका वर्टेक्स है पैराबोला का वो कहाँ है, यहाँ है, और उसका जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट कौन सा बेटा, पासिंग पॉइंट, अब वो पासिंग पॉइंट क्या है 5,2। अब मुझे एक बात बताओ, दो कंडीशन हो सकती है, या तो पैराबोला ऐसा हो सकता है या पैराबोला बेटा इस तरीके से हो सकता है, बता दो, अरे बोलो ना बेटा। अब ये तो 5,2 कहाँ आएगा, 5,2 बेटा कहीं यहाँ आएगा, यहीं आएगा ना, तो जाहिर सी बात है पैराबोला ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कैसा हुआ पैराबोला, इस तरीके का हुआ। जब पैराबोला इस तरीके का हुआ तो मुझे एक चीज़ बताइए ये आपको क्या दे रखा है, ये हमें, अब अच्छा ये कौन सी किसकी इक्वेशन होती है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a बाई, अब x की जगह क्या रख दिया मैंने यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 4a इंटू वाई कितना है 2, तो यहाँ से 25/8 बराबर क्या हो गया a हो गया, a हो गया, आ गया a। तो जब यहाँ आपको a की वैल्यू कितनी निकल आई, इतनी निकल आई, आपको इक्वेशन पूछ रहा है, तो इक्वेशन क्या हो गई बेटा, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a बाई, ठीक है। अब सीधे एक्स स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 4 इंटू 25/8 इंटू बाई, सीधे हो गया 2 जा 25/2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25/2, बस इतना करना था। कुछ है इसमें, तो बहुत बेसिक सवाल है, बस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलिए तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं या नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाते हैं एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में, ठीक है। चलिए।